पेपर लीक्स का जो संबंध है वो अभी नहीं, नया नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। बिल्कुल। रंजीत डॉन का केस किसी को भूला नहीं है, लेकिन क्या है, ये कहने से कोई परहेज नहीं है कि पिछले 5-7 सालों में इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी है। अगर वाकई आप में सुचिता है, ईमानदारी है, आप चिंता करते हैं कि भविष्य बच्चों का बर्बाद ना हो, नौजवानों का भविष्य बर्बाद ना हो, परिवार ना बिखरे, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर लीक होते हैं उसको भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। नालंदा को देखिए, सारे स्कैम वहीं से निकल रहे हैं। नालंदा से पेपर लीक के मामले पकड़े जा रहे हैं, वहाँ बड़ा डॉन छोटा डॉन आ रहे हैं। तो आप देखिएगा तो जो साइबर फ्रॉड के मामले हैं तो उसमें भी नालंदा नवादा टॉप पर है। तो मुझे तो लगता है कि नालंदा पर नीतीश जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या विकास नालंदा में हुआ है कि नालंदा में बजाय जहाँ नाम रोशन करने के बजाय इस चीज के लिए नालंदा का नाम रोशन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनको ध्यान देना चाहिए। जाहिर तौर पे उस क्षेत्र पर खास नजर होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अब और जीना नहीं चाहता, मेरा मन भर गया है। मैंने अपनी BSc की सारी डिग्रियां चला दी हैं। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो एक नौकरी ना दिला सके। ये लाइनें कन्नौज के एक युवा ब्रजेश पाल की हैं, जिसने पेपर लीक के कारण जिंदगी से हताश होकर अपना जीवन खत्म कर दिया। ये कहानी केवल ब्रजेश की ही नहीं है, बल्कि हमारे देश के लाखों मजबूर बेरोजगार नौजवानों की कहानी है, जो एक अदद नौकरी के लिए घर बार छोड़कर सालों तैयारी करते हैं। सीलन भरी कोठरियों में आधे पेट खाकर इस आस में गुजारा करते हैं कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी और उनका जीवन संवर जाएगा। लेकिन उनके सालों की मेहनत तब बेकार हो जाती है जब कुछ लोगों के लालच और जालसाजी के कारण पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इंडिया टुडे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की टीम द्वारा तैयार पेपर लीक का डाटा एनालाइज किया गया और उसमें यह खुलासा हुआ कि पिछले 5 सालों में यानी 2019 से अब तक लगभग 65 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें से 45 पेपर लीक्स के मामले सरकारी एग्जाम में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए सामने आए। इनमें से 27 परीक्षाएं या तो रद्द हो गई या टाल दी गई। सबसे ज्यादा यूपी में 8, राजस्थान और महाराष्ट्र में 7-7, बिहार में 6, गुजरात और एमपी में 4-4 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ये वो मामले हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है या परीक्षा रद्द हुई है। इंडिया टुडे के अलावा अलग अलग मीडिया स्रोतों ने भी पेपर लीक के अपने आंकड़े दिए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी वही है। पेपर लीक माफियाओं का नेटवर्क देश भर में फैला है। इसका सीधा असर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे करीब 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों पर पड़ा है। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार लोक परीक्षा विधेयक 2024 लेकर आई है। इसके अंतर्गत सामूहिक नकल कराना गैर जमानतीय अपराध माना जाएगा। नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल होने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? जब भी कोई सरकारी परीक्षा आयोजित होती है तो पेपर सेटर से लेकर प्रिंटिंग प्रेस और पेपर को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने वाले कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं। ऐसे में पेपर लीक कैसे हो जाता है? क्या चंद माफियाओं के सामने हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया है या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सेंध लग गई है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पेपर लीक्स के मामले बहुत गंभीर हैं और मुझे लगता है कि इससे निपटने के लिए बहुत ही सतही प्रयास हुए हैं अब तक। ठीक है कि कानून आया है, लेकिन उस पर अमल कब और कैसे होगा? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक नौजवान का नहीं है, ये भविष्य का सवाल है, समाज के उस वर्ग का सवाल है जो जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। नवयुवक पीढ़ी जो है वो आगे के लिए अपने आप को तैयार करती है और उसके लिए जो सबसे बड़ा सवाल होता है एक स्टेज पे, वो होता है रोज़गार। ख़ासकर हमारे भारतीय समाज में अगर आप एक आकलन करें, शहरों में आप घूम जाएं कुछ खास इलाकों में, तो आप देखेंगे कि सुबह सवेरे बिल्कुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन जो
सेट होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रहती है। अपनी रातों की नींद, अपने दिन का जो सुकून है, वो सब किनारे करके वो लगे रहते हैं, पूरी लगन के साथ लगे रहते हैं। एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य है उनका कि हमें एग्ज़ाम कम्पीट करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो नौकरी के लिए एग्ज़ाम है, वो उनका लक्ष्य है कि हमको इसमें कामयाब होना है और अपनी मेहनत से कामयाब होना है। इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और अंततः क्या उनके हिस्से में आता है? पेपर लीक। एग्ज़ाम तो उन पूरी तैयारी के साथ देते हैं, पसीना बहाते हैं, और लेकिन जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पाते हैं और निराशा उनके हिस्से आती है, जिसका आपने जिक्र किया। आपने इंट्रो बहुत ही जोर जबरदस्त दिया है, और जितने इस वक्त सुनने वाले हमारे हैं वो इस इंट्रो को, परिचय को सुनकर उनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है वो उसको समझ पा रहे होंगे क्या फीलिंग्स है। बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं, मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि तैयारियां जो होती हैं उसका एक जो वर्ग है जो एक्चुअली बेरोजगार है और जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, वो बड़ा वर्ग गरीब तबके से आता है। वो गांव गिराव के बच्चे होते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनको सरकारी नौकरी की आस होती है। अब देखिएगा जो ट्रेंड डेवलप कर रहा है शहरों में, आप जो ट्रेंड डेवलप कर रहा है, तो उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं, मैनेजमेंट में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन में जा रहे हैं। ये जो तैयारियां करने वाले अधिकांश, सारे नहीं लेकिन अधिकांश बच्चे गांव गिराव के गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो शहरों में आके और कितनी मुश्किल परिस्थितियों में वो रहते हैं और तैयारी करते हैं सास में कि शायद एक नौकरी मिल जाएगी। तो ये, और उसके बाद इस तरह से पेपर लीक्स के मामले सामने आते हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि पहले नहीं आते थे, पेपर लीक्स का जो संबंध है वो अभी नहीं, नया नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। बिल्कुल, रंजीत डॉन का केस किसी को भूला नहीं है। लेकिन क्या है, ये कहने से कोई परहेज नहीं है कि पिछले 5-7 सालों में इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी है, और बढ़ी है तो सरकार कहाँ है भाई, ये सवाल तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा। देखिए ये इसका जवाब नहीं हो सकता है कि पहले भी होते थे। नहीं, अगर जिम्मेदार लोग ये कहते हैं कि पहले भी होता था, नहीं। अब भी हो रहा, भाई पहले अगर कोई चीज गलत हो रही तो उसको सही हम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जरूरी है। आपने जो कानून की चर्चा की, कानून हमारे यहाँ बन गया है, आनंद फानंद में उसे लागू भी कर दिया गया। उस पर चर्चा कितनी हुई ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लागू हो गया, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कानून कब अमल में आएगा? जब पेपर लीक की घटना हो जाएगी, उसमें इन्वॉल्व जो लोग होंगे, है ना, वो पकड़े जाएंगे, तब उन पे फिर उसकी जो धाराएं हैं वो लागू होंगी और उनको सजा दी जाएगी। इस सजा से क्या होगा? क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? 10 साल की सजा जो प्रावधान है, 1 करोड़ का जुर्माना, तो ये देने वाले जो लोग हैं इस तरह की पेपर लीक, ये तो संगठित क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में आ रहा है। पेपर लीक कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये जब तक पूरा एक गिरोह जो काम नहीं करता है और उनका नेक्सस भी होता है, जो नेक्सस जो है वो काम करता है, तो ये पूरा का पूरा गिरोह है जो काम कर रहा है। एक पर एक एग्जाम्स, अगर बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, मतलब कोई भी स्टेट्स, आप इसमें ये नहीं गिना सकते कि वो आइसोलेटेड है। हाँ, साउथ के स्टेट्स में इसकी संख्या कम है, बहुत ही कम है, और इसका श्रेय उन लोगों को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने यहाँ कम से कम इस पे एक रोक लगा रखी है, या उनके अंदर इस मामले को लेकर कम से कम सुचिता है। तो सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े आते हैं नॉर्थ के और साउथ के, उसमें बहुत फर्क दिखता है। नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा था कि कानून बना देना केवल इसका उपाय नहीं है, आपको सिस्टम को अंदर से दुरुस्त करना होगा। पेपर लीक क्यों होते हैं? जो ऑब्वियस से रीजंस जो सामने आ रहे हैं, जो कारण जो सामने आ रहे हैं, वो पहला है भ्रष्टाचार। बड़े पैमाने पर पैसे की लेन देन होती है। बिल्कुल, पेपर लीक कराने वाले वो सामाजिक सेवा तो नहीं करते हैं। पेपर लीक कराने वाला गिरोह का काम ही यह है कि हम पेपर लीक कराएंगे और पैसा कमाएंगे। बच्चों का भविष्य बिगड़े तो बिगड़े, बच्चे जो हैं वो सुसाइड करें तो करें, परिवार बर्बाद हो तो हो, मुझे पैसे कमाने हैं। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। और दूसरा ये है कि बिना सिस्टम के भीतर से शामिल हुए लोग, पेपर लीक में कौन लोग शामिल हो सकता है? जो सिस्टम, सरकारी अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं,
बिल्कुल। शामिल होते हैं जो अब तक डिटेल्स हुई। एग्जामिनेशन कराने वाली जो संस्थाएं हैं वो उसमें शामिल होते हैं, उनके लोग शामिल होते हैं, तो सारे लोग उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। नहीं, इनकी पकड़ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इनकी पकड़ बहुत जरूरी है। मेरा यही कहना है इस कि नेक्सस को तोड़ना। बिल्कुल, जैसे सीबीआई ने अभी बहुत त्वरित कार्रवाई की। आप जो है एक संजीव मुखिया, यदि हम नाम नहीं भूल रहे हैं, जो नालंदा का है, जी जी, और वो अभी जेल में था, उसने फिर पेपर लीक करा दिया। जेल के अंदर से इन पेपर लीक करा रहा है। अब क्या है कि दिक्कत यही है, जो आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, कि सिर्फ एक पर कार्रवाई करने से नहीं होगा। आप देश में फैले इनके पूरे नेटवर्क को पूरी माने कठोरता के साथ ध्वस्त जब तक नहीं करेंगे, तब तक एक जेल में जाएगा, दूसरा उसके पीछे लग जाएगा। इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना जरूरी है, और पूरी संगठित जो टीम है उस टीम को जेल में डालना और कड़ी सजा दिलाना जरूरी है। ये पहले आपका जो सिस्टम है वो पहले काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद हम कितना भी उछल कूद करें, दोषियों को पकड़ें, दोषियों को खोजें, उनके नेटवर्क को तलाश करें, उसको एस्टेब्लिश करें, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। ये पहले आपको ये प्रयास करना होगा। खालिद जी, मेरा और सुनीता जी, मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखिए, आतंकी नेटवर्क को हम लोग कब नकेल कसते हैं? बिल्कुल, जब वो अपनी तैयारियों में होते हैं तब हम उसको नकेल कसते हैं। पहले हम उनको रोकते हैं, वो जो जिस घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं उसको हम रोकते हैं। तो क्या ऐसा नेटवर्क हम यहां भी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी हम टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे डील करें, क्योंकि इसकी तैयारी तो एक दिन में होती नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। एक पेपर लीक के बाद दूसरे पेपर लीक की तैयारी शुरू हो जाती होगी, और इसमें इनके अलग अलग जो है यूनिट्स काम करते होंगे। इस शहर में एक यूनिट, दूसरे शहर में दूसरा यूनिट, और सबको आउटसोर्स भी किया जाता होगा कुछ काम। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। अगर ये मुझे मेरे जैसे शख्स को, मेरे जैसे व्यक्ति को ये आभास लगता है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो जो जांच एजेंसियां हैं उनको क्या ये नहीं पता है? बिल्कुल। तो आपको अपनी जांच जो है वो स्क्रैच से शुरू करनी चाहिए। देखिए, आपने अपने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया कि क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है, लीक की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? क्वेश्चन सेट करने से लेकर वो प्रिंटिंग प्रेस तक जाता है। बिल्कुल, और वहां से भी उसके बाद पूरी कड़ी सुरक्षा में आता है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो भी उसके बाद फिर सेंटर्स पे जाना, फिर एग्जामिनेशन के दौरान भी लीक हो सकता है। तो कई स्टेजेस में जो है ये लीक की प्रक्रिया होती है। होता कैसे लीक, जबकि बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वो सब सारी चीजें होती हैं, तब कैसे लीक हो रहा है? यानी वो सब उसमें शामिल हैं। आपको सिर्फ बाहरी नेटवर्क को नहीं तलाशना है, आपके अंदर छुपे हुए जो लोग हैं उनको तलाशना है, कि आपके अंदर जो छुपे हुए लोग हैं वो किस तरह से बाहरी जो नेटवर्क है इन माफियाओं का, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बाहर और भीतर दोनों सपोर्ट सिस्टम को आप जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और भाई नालंदा को देखिए, सारे स्कैम वहीं से निकल रहे हैं। नालंदा से पेपर लीक के मामले पकड़े जा रहे हैं, वहां बड़ा डॉन छोटा डॉन आ रहे हैं। तो आप देखिएगा तो जो साइबर फ्रॉड के मामले हैं तो उसमें भी नालंदा नवादा टॉप पर है। तो मुझे तो लगता है कि नालंदा पर नीतीश जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या विकास नालंदा में हुआ है कि नालंदा में बजाय जहां नाम रोशन करने के बजाय इस चीज के लिए नालंदा का नाम रोशन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनको ध्यान देना चाहिए। जाहिर तौर पे उस क्षेत्र पर खास नजर होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, नालंदा की मिट्टी में ऐसा क्या मिश्रण हो गया है जिसकी वजह से इस तरह के जो साइबर फ्रॉड्स हैं या पेपर लीक के फ्रॉड्स हैं वो सब कहीं ना कहीं वहां से जुड़ जाती हैं चीजें। अभी देखिए शराब कांड जो हुआ था, जहरीली शराब, खैर वो तो पूरे बिहार में ही हुआ है, कई जगह पे हुआ है, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क वहां भी आपने जगह का नाम लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम एक जगह को इसमें आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बार-बार उसका नाम आता है इसलिए उस पे ध्यान तो उस पे फोकस तो होना ही चाहिए कि क्या कोई ऐसा स्पेशल मॉड्यूल वहां पे काम कर रहा है जो आउटसोर्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग पेपर लीक की बात कर रहे हैं अगर, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के भी पेपर लीक होते हैं। बिल्कुल। तो हमें जो शुरुआती है, निप द बर्ड इन द बिगिनिंग, ये जो कंसेप्ट है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, अंग्रेजी में जो मुहावरा है इसको सीखते आ रहे हैं, और इसका जो प्रिकॉशन है वो काफी बड़ा है। निप द बर्ड इन द बिगिनिंग की शुरुआत में ही चीजों को आप समाप्त कीजिए। तो बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर
जब लीक होते हैं 10वीं के 12वीं के, तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप ये संकेत दे सकते हैं बिल्कुल कि अगर वाकई आप में सुचिता है, ईमानदारी है, आप चिंता करते हैं कि भविष्य बच्चों का बर्बाद ना हो, नौजवानों का भविष्य बर्बाद ना हो, परिवार ना बिखरे, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर लीक होते हैं उसको भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितना कि इसको लेने की आवश्यकता है। ये एक मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि हम छोटी चीजों को छोटा ना समझें, क्योंकि वही चीजें बड़ी हो जाती हैं। बोर्ड के पेपर लीक होते हैं और लीक करने वाले जो हैं उनका मनोबल बढ़ता है, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, दूसरे पेपर्स भी लीक होते हैं। खालिद जी, चूंकि चर्चा को अब यही विराम देते हैं और हमको लगता है कि कानून बनाना बहुत अच्छी बात है, सरकार थोड़ी तो सतर्क हुई है, लेकिन कानून पहले से भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। दिक्कत है अमल की, ज़मीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन जब तक सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक उस कानून से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। और दूसरे कि ऐसे जो गिरोह हैं और जो सरकारी तंत्र में जो उन गिरोहों को समर्थन देने वाले छुपे हुए हैं, जब तक उन समूचे जो नेक्सस है उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक एक दो छोटी मोटी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।